एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो एक सप्ताह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, जो आगामी सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक लाइक्स कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि और आगे अच्छा से अच्छा करंट अफेयर्स आपके समक्ष लाऊं, ताकि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं कि हम लोग आज के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इंडेक्स में देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज वीक, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड एड्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, World Meditation Day, International Day of Yoga, Mule Hunter AI, UNSC Resolution 1701, India First Indigenous Development Antibiotic। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। What is the theme of the World Heritage Week 2024? विश्व विरासत सप्ताह 2024 का थीम क्या था? ऑप्शन ए है प्रिजर्विंग आवर कल्चर हेरिटेज, कनेक्टिंग पास्ट एंड प्रेजेंट, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ऑप्शन बी है हेरिटेज फॉर द फ्यूचर, हमारे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, पिछले और वर्तमान को जोड़ने, भविष्य के लिए विविधता, विरासत की खोज और अनुभव करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब से कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर 19 से नवंबर 25 के बीच में मनाया जाता है। तो 2024 का थीम था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, और ये यूनेस्को द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये यूनेस्को द्वारा 1945 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका पर्पस क्या है मनाने का? प्रमोट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल यूनिटी फॉलोइंग टू कैटास्ट्रोफिक वर्ल्ड वॉर एज ए वे टू सपोर्ट इन ड्यूरिंग वर्ल्ड पीस। तो ये प्रमोट मोरल और इंटेलेक्चुअल यूनिटी को प्रमोट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 2024? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन 2024 के वैश्विक सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन ए है सहयोगी सभी सहकारी समितियों के लिए समृद्धि का निर्माण, सहकारी आंदोलन में सहकारी समितियां, नवाचारों के माध्यम से समुदाय सतत विकास को सशक्त बनाना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सहयोगी सभी, कोऑपरेटिव बिल्डिंग पर्सपेक्टिव फॉर ऑल। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जो 2024 का थीम था कोऑपरेटिव बिल्ड पर्सपेक्टिव फॉर ऑल, ऑर्गेनाइज जो है इन इंडिया में, जो फर्स्ट बार ये हुआ, जो 130 साल के बाद हुआ है। और पीएम नरेंद्र मोदी उस दिन जो यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को लॉन्च किया, और उस दिन पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया गया था। तो ये शोकेस करता है कि 5 लोटस 5 प्लेट पेटल रिप्रेजेंट 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड पंचतत्व। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल मिल्क डे इज ऑब्जर्व एनुअली टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति की जन्म वर्षगांठ मनाने के लिए सालाना राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीस
कुरियन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये किनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑब्जर्व एनुअली, जो नवंबर 25 एनुअली हर साल मनाया जाता है, 26 नवंबर को, सॉरी, सिंस 2014 टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये 2014 से ही इनके जन्म दिवस पे नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था कोझिकोड केरला में हुआ था। मिल्क कॉलोनी इन बॉम्बे एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल एंड अलोंग विद दारा खुरोदी। तो ये जो मिल्क कॉलोनी इन बॉम्बे था, तो ये 3 लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये मिल्क कॉलोनी इन बॉम्बे जो स्थापित किया गया था, तो उनको, इस कंपनी को रोमन मैग्सेस अवार्ड से ही सम्मानित किया गया था, लीडरशिप अवार्ड दिया गया था, जो 1963 में दिया गया है। What was the theme of World AIDS Day 2024? तो ये विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय क्या था? अधिकार पथ मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, HIV महामारी को समाप्त करना, न्याय संगत पहुंच हर किसी की आवाज, वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी बराबर, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, एंडिंग द HIV एंडेमिक, इक्विटेबल एक्सेस, एवरीवन वॉइस, ग्लोबल सॉलिडरिटी, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्वलाइज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी टेक राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, अधिकार पथ मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ऑब्जर्व एनुअली, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये सिंस, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, जो 1988 से ही मनाया जा रहा है। इसका एम क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट HIV ह्यूमन, इसको बोलते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो 2024 का थीम क्या था? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ये HIV जो है बॉडी के किस सेल को अटैक करता है? तो यानी CD4 को अटैक करता है। एज ऑफ नाउ देयर इज ए नो क्योर ऑफ HIV, अभी तक HIV से क्योर का संभावना बहुत कम है। इट कैन बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंटीरेट्रोवायरल ART ड्रग दैट स्टॉप वायरस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। जो अभी तक जो HIV का पेशेंट है उसको क्योर नहीं किया गया है, बल्कि क्या करता है ये कि उसके वायरस को, जो एंटीरेट्रोवायरल वायरस है, जो ड्रग है, ये क्या करता है? उसको स्टॉप करता है, रेप्लिकेटिंग यानी इटसेल्फ उसको रेप्लिकेट करने के लिए स्टॉप करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2024? विकलांग व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या था? एक समावेशी दुनिया, और बिल्डिंग अटैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी, इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड suitable post COVID-19 world, amplifying the leadership of person with disability for an inclusive sustainable future, transformative solution for inclusive development, role of innovation in fueling an accessible equitable world। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका थीम था एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व एनुअली December 3 सिंस 1992। जो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1992 से ही मनाया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशन। थीम था एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर इन इंडिया
राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इंडिया में राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बनाया गया है, जो अपने राइट के लिए, जो उनके राइट के बारे में बात कहा गया है इस एक्ट में। वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज ऑब्जर्व। ऑप्शन ए है 21 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 23 दिसंबर, ऑप्शन डी है 24 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड मेडिटेशन दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA declared 21st December is the World Meditation Day, observed as a winter solstice as a meditation day. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व। योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को, 23 जून को। तो ये राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है, बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 21 जून, यानी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डे ऑफ मनाया जाता है। ये इन इंडिया 2014 India took the leader in the declaring June 1st, 21st as the International Day of Yoga theme of the 2024। जो 2024 का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये 2014 से इंडिया द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था, जिसे 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 25 नवंबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर, ऑप्शन डी है 28 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है, यानी मनाया जाता है। United Nations General Assembly designated November 25 is the International Day for the Elimination of Violence Against Women. In 1919, to release awareness against violence against women and girls, this date was chosen to be honor the Mirabelle sister of Dominion Republic, who became the symbol of रेजिस्टेंस अगेंस्ट टायरनी एंड वायलेंस। तो ये जो मिराबेल सिस्टर ऑफ डोमिनेंस के ऑनर में ये मनाया जाता है, जो 1999 में ये वर्ल्ड जो अवेयरनेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल के पक्ष में बात कहा गया है। म्यूल हंटर AI is started by which of the following? म्यूल हंटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है RBI, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है HDFC, ऑप्शन सी है ICICI। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये RBI द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों किया गया है? क्यूरेटेड बाय, किसके द्वारा किया है? क्यूरेटेड बाय RBI रिड्यूस डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। बाय हेल्पिंग बैंक डील विद द इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ म्यूल बैंक अकाउंट डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु। तो ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो बेंगलुरु में है उसके द्वारा बनाया गया सब्सिडियरी ऑफ द सेंट्रल बैंक म्यूल अकाउंट यूज्ड बाय द क्रिमिनल यूजर्स फॉर इलीगल एक्टिविटी इलिसिट फंड। ये म्यूल अकाउंट है जो फ्रॉडर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो इलीगल एक्टिविटी इलिसिट फंड के द्वारा ये फ्रॉडर इसका इस्तेमाल करता है। म्यूल मनी क्या है? इनोसेंट विक्टिम यूज्ड बाय द क्रिमिनल टू लंडर स्टोलन और इलीगल मनी वाया देयर अकाउंट। तो ये क्या होता है कि जो कोई इनोसेंट विक्टिम है उनके अकाउंट से ये पैसा क्रिमिनल चोरी करते हैं। इसको रोकने के लिए म्यूल हंटर AI का जो ये शुरुआत किया गया है, तो RBI द्वारा शुरू किया गया है। UNSC रेजोल्यूशन
1701 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये यूएनएससी रेजोल्यूशन जो पास किया गया है किन किन देशों के बीच में पास किया गया है, कौन सा रेजोल्यूशन है? तो इजराइल लेबनान ऑप्शन, उसके बाद रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया सिविल वॉर, ईरान न्यूक्लियर डील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट जो है उसी के कारण ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 रेजोल्यूशन पास किया गया है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 17 से इजराइल एंड लेबनान पास्ड बाय यूएनएससी इन 2006, ये 2006 में पास किया गया था। कंप्लीट विथड्रॉ ऑफ इजराइल फोर्स 2006 फ्रॉम सदर्न लेबनान अलोंग विथ ब्लू लाइन, जो ब्लू लाइन है डिफेक्ट ऑफ द वाटर सेपरेटिंग इजराइल एंड लेबनान एंड इजराइल एनेक्स्ड गोलन हाइट। तो ये 2006 में रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो किसके द्वारा पास किया गया था? यूएनएससी। What is the name of India's first indigenously developed antibiotic to combat antimicrobial resistance? एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक का मुकाबला करने के लिए भारत के पहले स्वदेशी विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो ये है नेफिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी है एजिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी है सिप्रोफ्लैक्सिन, ऑप्शन डी है एमोक्सिलिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये क्या है? टू कॉम्बैट एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया pneumonia, illness accused by the drug resistance bacteria that affect vulnerable population. So developed by the Biotechnology Industry Research Assistance Council, which is unit of the Department of Biotechnology, marketed as a Mequinf. तो ये जो नेफिथ्रोमाइसिन जो मार्केट में बिक रहा है तो उसके ये मेक्यूनेफ के नाम से बिक रहा है, जो ये है 10 टाइम मोर पोटेंट देन एजिथ्रोमाइसिन। ये एजिथ्रोमाइसिन से 10 गुना ताकतवर है, अधिक सेफर एंड फास्टर एंड मोर टॉलरेबल सॉल्यूशन फॉर टॉलेंट पेशेंट। तो ये क्या है? पेशेंट के लिए बहुत ही सेफ है और फास्टर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहा है कि हाल ही में उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है? Which of the following judge was presented against राज्यसभा रिमूवल प्रपोजल? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सौमित्री सेन, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रस्ताव पारित किया गया। देखते हैं कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन सेट इन आर्टिकल 124 clause 4 of Indian Constitution. It has said that in Article 218 that same provision will also be applicable in relation to the judge of High Court. Under Article 124 clause 4, judge can be removed only to basis through the process prescribed by the Parliament. Theory, misconducting and inefficiency. It is wonderful that at least 2/3 of the members who have been presented in the both Lok Sabha and Rajya Sabha to pass impeachment proposal against a Supreme Court or High Court judge will have to vote in favor of removing judge, and the number in favor solution more than 50% member of each house. तो ये आर्टिकल 124 क्लोज 4 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को
इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जाता है। और 200 आर्टिकल 218 में ये कहा गया कि सेम पर्सन विल बी एप्लीकेबल इन रीजन हाई कोर्ट ऑल्सो। तो हाई कोर्ट में जो ये है 218 आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाता है। तो ये पास करने के लिए कम से कम 2/3 2/3 बहुमत एटलीस्ट 2/3 मेंबर का ये होना चाहिए और ये 50% ऑफ मेंबरशिप ईच हाउस होना चाहिए। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है संजय मल्होत्रा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा हैज बीन अपॉइंटेड the new governor of Reserve Bank of India. He has taken place of Shaktikant Das as has been taken charge 26th Governor of India, RBI गवर्नर सॉरी। तो ये है 26वां गवर्नर होंगे जो आरबीआई के होंगे। इज द ग्रेविटी ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द अपॉइंटमेंट इज डन इन अकॉर्डेंस विद द आरबीआई एक्ट। जो एक नियुक्ति होता है आरबीआई के गवर्नर का, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा किया जाता है। प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस वर्ष 2024 का वैकम पुरस्कार हाल ही में किस वर्ष 2024 का वैकम पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है देवनूर महादेव, देवश्री महादेव, संजय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा देवनूर महादेव। वैकम अवार्ड विच इज द मेन अवार्ड ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर was established in 2023. This award is connected to the vacuum satyagraha between 1924 and 1925. Its aim was to challenge caste-based restriction on the entrance of Kerala backward temple. तो ये 2023 में स्थापित किया गया था और ये अवार्ड तभी किस लिए दिया गया जबकि क्योंकि 1924-1925 में उस समय कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन था, मंदिरों में प्रवेश करना वर्जित था, जो केरला के बैकवर्ड टेम्पल से रिलेटेड है। प्रश्न देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहा देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी चेन्नई में ये स्थापित किया गया है। मोर देन 11 million people suffering from the diabetes in India are feared to have the diabetes to more than million of the people. जो इंडिया में है 11 मिलियन लोग जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है अबू बकर अल बगदादी, अबू जाबिर शेख अयामन अल जवाहरी, अबू मोहम्मद अल ज्वालानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबू मोहम्मद अल ज्वालानी। Recently Hayat Tahrir al-Sham, who played a central role in Syria war, has overthrown the president Bashar al-Assad, whose Socialist Baath Party was in power from the 1960s. Hayat Tahrir, whose leader is done by the Abu Muhammad in the establishment of Al-Qaeda branch in Syria in 2011. It was mentioned that HTS declared the terrorist organization by United States and Turkey. तो ये टर्की और यूनाइटेड स्टेट द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको घोषित किया गया है
और इसका संचालक जो किया था तो तहरीर अल शाम जो सीरिया में है, जो होम वॉर से रिलेटेड है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत के दोहरी कराधान प्रधान बचाव डीटीए में सर्वाधिक दर्जी राष्ट्र से निलंबित कर दिया है। इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देश के बीच 21 वर्ष समझौता हुआ था। ऑप्शन ये है 1994, 1995, 1996, 1997। तो इसका सही जवाब हुआ 1994। In this agreement between India and Switzerland, it was amendment in 2010 regarding the suspension of the India. Swiss officials have said that the suspension has been implemented due to lack of reciprocity in government of India. तो ये 2010 में जो था ये अमेंड किया गया था और ये स्विस ऑफिशियल कहा गया है कि ये रेसिप्रोसिटी लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये इसको निकाला गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की गई? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है UNDP, ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी WHO। तो ये WHO द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। According to World Fitness Health Organization, according to World Malaria Report 2024, in the year 2023, there are 263 million cases of malaria around the world. It established to be 59,07,000 deaths globally. More death malaria disease are in 4 countries. जो 4 कंट्री में है सबसे ज्यादा मलेरिया डिजीज फैला हुआ, जो नाइजीरिया में 30%, कॉन्गो डेमोक्रेटिक स्टेट, नाइजीरिया एंड तंजानिया। इस 4 देशों में सबसे ज्यादा मलेरिया केस पाया गया है। Between the year 2022, India declared by 9.6% in the case of malaria. जो इंडिया में है 2022 की रिपोर्ट में ये 9.6% मलेरिया का केस पाया गया है और 2000 से लेकर 2030 में ये इवेंट मलेरिया इन केस ऑफ मलेरिया इट हैज बी डिक्रीजेस फ्रॉम 17.7 to 2.3% पर पोजीशन ऑफ इट्स रिस्क हैज बीन। तो ये 2030 तक ये 2.3 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 दिसंबर, ऑप्शन बी है 19 दिसंबर, ऑप्शन सी है 20 दिसंबर, ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओवरसीज डे स्टार्टेड ऑन December 4, 2000। ये 2000 में 4 दिसंबर को ये इंटरनेशनल ओवरसीज डे मनाया गया है, जो रेस्पेक्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ इट्स एंड थीम फॉर द रेस्पेक्टिव फॉर द देयर राइट। तो ये 2024 का थीम था रेस्पेक्ट फॉर देयर राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है? 12वां सदस्य बना है। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी ब्रिटेन। तो ये यूके जो ऑफिशियली है तो 12वां सदस्य बना है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट CPTPP for Trans-Pacific Partnership. The first European country to join the compromise is also important that CPT is the free trade agreement FTA in total
जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो अभी तक 12 देशों के बीच हुआ है, जो है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू एंड चिली। साइन ऑन, जो पेरू एंड चिली था वो साइन किया था 8 मार्च 2018 का। ये पेरू और चिली इसका सदस्य बना। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग 21 MCQ को करंट अफेयर से जोड़ के देखें, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। हाल ही में मिखाइल कासावेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी है जॉर्जिया, ऑप्शन डी है आर्मेनिया। तो इसका सही जवाब होगा जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के ये राष्ट्रपति है जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। Mikhail Kasaveldsky became the president of Georgia. These are the related to Georgian Dream Party. This Soleimani Joshitwali will replace the president of Georgia. Significantly, Georgia is a country located in the Caucasus area of Eurasia. Its limits seem to be Turkey, Russia, America and Azerbaijan. तो ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो इस तरह आज के सेशन में हम लोग 21 MCQ जो देखें, जो हमारे सभी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।